स्टडी करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो कि लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है मैंने S2 एक्सरसाइज से ली है, जो कि एलन का एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उसके लिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, टोटल 6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे सभी। ठीक है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर वन की अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन में सबसे पहले आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है पीएस, जो कि कितना है गाइस, 750 mm ऑफ एचजी है, राइट। इतना क्लियर होता है। ठीक है। 373 केल्विन पे दिया हुआ है। ओके। चलिए, आपको पता है, आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सोल्यूट। ये मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है गाइस। पी नॉट देखिए, मैं आपको बता दूं, पी नॉट जो है वो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, राइट। सॉल्वेंट जो है उसका, और आपको पता है सॉल्वेंट यहाँ पे एक्वस मतलब वाटर है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 760 mm ऑफ एच होगा गाइस। ठीक है, मीन्स 1 atm। तो ये हो जाएगा 760 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ये आएगा 1/76 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर होता है। और 1/76 जो होता है ना, इसका जब आप सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 0.0135। ठीक है, क्लियर होता है। तो एक्स ऑफ सोल्यूट तो आप निकाल चुके हैं। चलिए, देखिए एक्स ऑफ सोल्यूट जो है, मैं अब देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स ऑफ सोल्यूट 1/76 है, इसका मतलब ये है कि इफ इफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज वन, इफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज वन, देन आप बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कितना होगा, वो 1/76 होगा। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, वो होगा 75/76, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको मोलारिटी पूछा है, मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट गाइस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। बट ये किस में आता है, केजी में आता है। ठीक है, तो देखिए, आप फॉर्मूला आपको याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता ही है कितना है, 1/76। ठीक है। चलिए, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। क्या सॉल्वेंट का मोल दिया हुआ है, बिल्कुल है। 75/76 इसका मोल दिया हुआ है। सॉल्वेंट वाटर है तो 18 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये ग्राम में आएगा तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलालिटी मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.74। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इससे आप फॉर्मूला जरूर बना सकते हैं कि जो मोलालिटी है वो बेसिकली क्या है। 1/76 क्या था बेसिकली, आप बताइए। 1/76 जो था गाइज वो मोल्स ऑफ सोल्यूट था, राइट। आप ऐसा बोल सकते हैं। या 1/76 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा मैंने, ओके। इनटू 1000 आया था ऊपर, 1000 डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड बाय 75/76 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखा वापस से, ओके। इनटू क्या आया, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट गाइस। ये फाइनली फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप ये याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज फॉर्मूले के बिना भी देखो कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जो है, देखिए थोड़ा अच्छा सवाल है, मैं पहले ही बता दूं आपको। इसके अंदर बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑफ कूलिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए, इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉरी, इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। ये होता है CH2 यहाँ पे OH और ये OH। ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है गाइस। ठीक है। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, सोल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, और दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, आपको पता है कि आप डेल्टा TF जो होता है वो क्या होता है, आई इंटू KF इंटू मोलालिटी होता है गाइस। ठीक है, डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF होगा T0F माइनस TF, राइट। क्योंकि आई जो है यहाँ पे 1 ही होने वाला है, 1 इंटू KF क्या दिया हुआ है, क्या बिल्कुल 1.86 इंटू मोलालिटी, मोलालिटी को एम लिख देते हैं। चलिए, T0F क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट क्या है गाइज यहाँ पे,
आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वाटर है, इसलिए वो जीरो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9.3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1.86 इंटू मोलालिटी गाइस। तो ये हो जाएगा 9.3 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू मोलालिटी। ठीक है, देखिएगा 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना आइस सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना वाटर फ्रीज हो रहा है, जितना भी वाटर फ्रीज हो रहा होगा फाइनली सॉल्यूशन में आप बोल सकते हैं कि 200 ग्राम वाटर नहीं रहेगा गाइस। ठीक है, मतलब -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास वाटर 200 ग्राम नहीं है, आपके पास वाटर इससे कम होगा। मान लो कि आपको पता चला कि -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आपके पास 150 ग्राम ही है, इसका मतलब 50 ग्राम फ्रीज हो चुका है। समझ में आता है? तो आपको बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे ही मैंने 9.3 लिखा इज इक्वल्स टू 1.86, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा, सोल्यूट कौन है, थैलिन ग्लाइकोल, तो उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है गाइज, वो होता है 62। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या आता है, डिवाइडेड बाय आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, बट आपको मैं बता दूं -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे टोटल 200 ग्राम नहीं रहेगा। कितना रहेगा, आप मान लीजिए x ग्राम रहेगा सिर्फ वाटर। x ग्राम है तो उसको 1000 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, किलोग्राम मिल जाएगा। समझ में आता है? जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आपको मिलेगा गाइज, ये ऑलमोस्ट आपको मिलेगा 161.29 ग्राम के आसपास मिलेगा। ठीक है, 161.29 ग्राम के आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है कि इतना ही वाटर अवेलेबल था आपके पास। ठीक है, अगर इतना ही वाटर अवेलेबल था 200 ग्राम में से, तो इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, अमाउंट ऑफ आइस, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ आइस जो होगा, आइस कितना आएगा, वो आएगा 200 -161.29। आप इसको सोल्व करेंगे ना गाइज, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 38.71 या 38.70 आप मान लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता दूं, -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 ग्राम वाटर नहीं है गाइज, उसका कुछ अमाउंट फ्रीज हो चुका है। ये मुझे कैसे आइडिया लगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि कितना अमाउंट फ्रीज होगा। सिंपल, ओके, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले ही मैं आपको वार्न कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक अच्छा सवाल है। जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं बेसिकली, मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 उनमें से सबसे अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। वो बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन विद 105 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गाइस देखिए, डिफरेंस दिया हुआ है ना, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस दिया हुआ है 105। आप इस तरीके से लिखेंगे जो कि गलत है गाइस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसने डिफरेंस लिखा है, और आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो आपको आपको समझ के टी बी माइनस टी एफ इज इक्वल टू 105 लिखना है गाइस, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप एक भी इक्वेशन ऊपर वाला इक्वेशन लिख देते जो कि गलत है, तो आप कुछ और ही आंसर पे पहुंच जाते। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिएगा इस, ठीक है, सिंपल। चलिए अब देखिए, आपको पता है कि डेल्टा टी बी जो होता है वो क्या होता है गाइस, वो होता है टी बी माइनस टी नॉट बी होता है। ओके, इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे वन ऑफ फैक्टर वन ही है, तो मैं वो तो वन ही हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ के बी इंटू एम। ठीक है, समझ में आता है इतना? चलिए, और इतना क्लियर होता है गाइस। ठीक है, डेल्टा टी एफ जो है वो उसको क्या लिखोगे, उसको आप लिखोगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। समझ में आता है? अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, टी बी जो है वो आप निकालिए कहाँ से, इक्वेशन 2 से निकालिए, और जो टी एफ है वो आप निकालिए कहाँ से, इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए टी बी की जगह आप क्या रखोगे, टी बी की जगह आप रख सकते हो डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी गाइस लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस टी एफ की जगह क्या रख सकते हैं, उसकी जगह रख सकते हैं टी नॉट एफ, माइनस रख सकते हैं डेल्टा टी एफ। समझ में आता है? और ये किसके इक्वल है, ये है 105 के इक्वल है। सिंपल, बहुत ही आसान है, टफ तो नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं तो ये बोलूँगा डेल्टा टी वी, ठीक है, प्लस टी नॉट बी क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 है, माइनस ये कितना होगा, जीरो होगा, माइनस ये कितना हो गया, डेल्टा टी एफ हो गया, इज इक्वल टू 105 हो गया।
तो क्या मैं बोल दूं कि डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ जो आया गाइस वो तो सिर्फ 5 आ गया। ये तो समझ में आता है। ठीक है चलिए, तो अब डेल्टा टी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू के बी लिख सकते हो, राइट। या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखूं, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा टी बी क्या होगा, के बी इंटू मोलालिटी, और ये होगा के एफ इंटू मोलालिटी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो क्योंकि मोलालिटी जो है आप कॉमन ले सकते हैं, के बी और के एफ का वैल्यू इसमें गिवन है गाइस। ठीक है, के बी और के एफ का वैल्यू गिवन है, कितना होता है 0.512 प्लस, ठीक है, प्लस कितना 1.86 इज इक्वल्स टू 5। तो आप यहाँ से मोलालिटी निकाल सकते हैं। क्लियर होता है इतना। ठीक है, चलिए देखिए, सॉरी, इसमें के एफ और के बी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो 2 और 0.5 दिया हुआ है, तो आप वही वैल्यू पुट करें तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। 2 एंड 0.5 गाइस। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है 0.5, 0.5 एंड 2 पुट करना है गाइस। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम एक्चुअल वैल्यूज पुट करते। तो m का वैल्यू कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2.5 विच इज 2 गाइस। तो फाइनली m क्या मिला आपको, m मिला 2, मोलालिटी आपको मिला 2। तो मोलालिटी का कॉन्सेप्ट फिर से आपको क्या पता है, मोलालिटी क्या होता है गाइस, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, राइट। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है गाइस। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, ये केजी में होगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना, ये इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सुक्रोज है, उसका मॉलिक्यूलर मास 352 होता है, होल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास जो है, सॉल्वेंट दिया हुआ है गाइस टोटल आप देख सकते हैं 100 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब 100/1000 हो जाएगा, 100/1000 किलोग्राम में रखना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं। x का वैल्यू जो है गाइस आपको सिंपली सोल्व करके मिल जाएगा 60, ये मिलेगा 68.4 मिलेगा गाइस। ये मिलेगा आपको 68.4। ठीक है, मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, मिलेगा 68.4 ग्राम। ठीक है, क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। मिस्टेक कहाँ पे हो सकती थी, इक्वेशन लिखने में, क्योंकि इक्वेशन का लैंग्वेज देखिए कैसे दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम स्टेटमेंट सोच के टी एफ माइनस सी बी लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि थोड़ा इजी क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है। देखिए, देख के आपको लग रहा होगा शायद टफ क्वेश्चन है, बट मैं बता दूं कि ये सिंपल सा सवाल है। ये बोल रहा है कि फिनॉल एसोसिएट, मतलब यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के लिए आपको पता है कि वॉन्टा फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस गाइस 1/n-1 इंटू अल्फा। एन क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि ये डाइमर बना रहा है, इसका मतलब एन का वैल्यू 2 है गाइस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला टी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी यूज कर सकते हैं। हाँ, डेल्टा टी एफ जो है वो गिवन है गाइज, 0.768 दिया हुआ है। ठीक है, आई आपको निकालना है, के एफ फॉर बेंजीन आपको दिया हुआ है 5.12 इंटू, यस, मोलालिटी आपको देखिए, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट गाइस। सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए आप क्या करोगे, फिनोल आपका सोल्यूट है, तो फिनोल का पहले वेट निकालिए 18.8। गाइस देखिए, फिनोल का जो मास दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिख दूं कि मास ऑफ फिनोल जो दिया हुआ है, वो आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 18.8 इंटू 10⁻³ kg, राइट। तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो सिर्फ इतना ही ग्राम आएगा। तो मतलब फिनोल का जो है मास कितना है, 18.8 ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय फिनोल का मोलिकुलर मास होता है 94 गाइस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है फिनोल का, C6H5OH, आप निकाल सकते हैं इससे मोलिकुलर मास। तो ये मोल्स होगा टोटल फिनोल का, डिवाइडेड बाय आपको देखना है 1 kg ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास है 1 और केजी में ही दिया हुआ है तो 1 ही लिख दिया, सिंपल। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे गाइस, तो मैं बता दूं आई का वैल्यू आपको 3/4 मिलेगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिंपल। चलिए अब हम स्टार्टिंग वाला इक्वेशन यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू 3/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा गाइस, और आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, अल्फा आपको मिल जाएगा 1/5, ये सॉरी ये मिलेगा 1/2 आपको मिलेगा। 1/2 मीन्स आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 50%, राइट। अल्फा आपको 1/2 मिलेगा, या आप बोल सकते हैं 50%। समझ में आता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मिस्टेक नहीं हो सकता आपसे, बहुत ही आसान सा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए क्वेश्चन, तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं पहले ही बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक अच्छा सवाल है,
इसके अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का टाइट्रेशन आप करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ गाइस। जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका टाइट्रेशन होता है तो मैं आपको बता दूं कि PbI2 बनता है, प्लस बनता है आपके पास KNO3। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है गाइस, आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। मैं आपको बता दूं कि PbI2 एक प्रेसिपिटेट होता है गाइस, PPT का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट की बात की गई है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट की बात की गई है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ लेड नाइट्रेट। जो लेड नाइट्रेट का इक्विवेलेंस होगा वही किसका इक्विवेलेंस होगा, वही इक्विवेलेंस होगा किसका, पोटेशियम आयोडाइड का गाइस। और इक्विवेलेंस को आप कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर लिखते हैं गाइस। ठीक है, इधर भी आप ऐसे लिखेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। ठीक है, चलिए लेड नाइट्रेट का मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1, इसका वॉल्यूम आप V मान लीजिए, एन फैक्टर कितना है लेड नाइट्रेट का, 2 होगा। क्यों 2 होगा, लेड नाइट्रेट एक सोल्ट है और सोल्ट का एन फैक्टर होता है कि केटायन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है या फिर एनायन पे कितना चार्ज है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो लेड है उस पर 2 चार्ज है, +2 है, इसलिए एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, चलिए के आई का मोलारिटी दिया हुआ है 0.1, इसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, वी मान लेते हैं या वी ऑफ के आई मान लेते हैं, इंटू के आई जो है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो +1 है पोटेशियम पे, इसलिए इनफेक्टर 1 हो गया गाइस। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ के आई जो आएगा वो आएगा सिंपल 2V। क्लियर होता है, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर वॉल्यूम, लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम अगर V है तो के आई का वॉल्यूम 2V होगा, कहाँ पे, एट इक्विवेलेंस पॉइंट गाइस। एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो है, अगर लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम V है तो के आई का वॉल्यूम 2V होगा। और जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा गाइस वो कितना होगा, V+2V विच इज 3V गाइस। ठीक है, तो 3V में से आपको मैं बता दूं कि PbI2 तो PPT है तो उसका वॉल्यूम तो आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, वो तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम मिला आपको फाइनल 3V, वो सिर्फ KNO3 का मिला। समझ में आता है, क्लियर होता है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, आपसे अगर पूछा जाए कि मोल्स ऑफ KNO3 कितना होगा, बैलेंस इक्वेशन से बताइए मोल्स ऑफ KNO3 कितना होगा। जितना मोल लेड नाइट्रेट का होगा, बैलेंस इक्वेशन से देखिए, जितना मोल लेड नाइट्रेट का होगा KNO3 का मोल उसका दुगना होगा, सिंपल। तो लेड नाइट्रेट का मोल कितना है आप मुझे बता सकते हैं क्या। लेड नाइट्रेट का मोल होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लेड नाइट्रेट का मोल होगा 0.1 इंटू वी, सिंपल। तो KNO3 का कितना होगा, 0.1 इंटू वी इंटू टू टाइम्स होगा, इसका मतलब 0.2 वी हो जाएगा। तो KNO3 का मोल्स हो गया 0.2 वी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए KNO3 का तो कितना होगा, उसका मोल्स हो गया 0.2 वी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 वी हो गया, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। क्लियर होता है। चलिए अब आपसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू, आप सीधा यूज करेंगे ICRT। गाइस आई जो है, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ KNO3 है तो KNO3 के लिए मैं लिख रहा हूँ 4KNO3 जो है, आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू 2 होगा गाइस, क्योंकि दो आयंस मिलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए अल्फा 1 होता है गाइस। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके आई इक्वल्स टू, आपको पता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा जो है, अल्फा को आप 1 रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 मिलेंगे, 2 - 1 इंटू 1 हो जाएगा ये। तो आप इसको सोल्व करोगे, 1 + 1 इक्वल्स टू 2 आ गया आई का वैल्यू, यहाँ से मैंने लिखा। ठीक है, तो पाई इज इक्वल्स टू, आई की जगह मैंने लिखा 2, कॉन्सेंट्रेशन है 0.2V डिवाइडेड बाई 3V। ओके, ये तो फाइनली कैंसिल आउट होने वाला ही है। इनटू आर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.08, एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन गाइस। ठीक है, तो आप यहाँ से पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। आप जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 3.2। ठीक है, समझ में आता है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था कि PbI2 PPT बनाता है, एक इन्फॉर्मेशन है, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, चलिए गाइस अब एक जो लास्ट सवाल है उस पे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेंदी सवाल हो सकता है शायद ये, चलिए मैं पहले आपको बता दूं, बट हाँ ये जो है इसमें आप बोल सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन जो है होगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगा गाइस। ठीक है, हाँ देखिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है गाइस। सॉल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 16.14। जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 16.60। तो गाइस डेल्टा TF हमें तो निकालना होता है, वो कितना आएगा 0.4
और 0.46 आएगा क्या गाइस? ठीक है। क्या डेल्टा टी एफ को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई इंटू के एफ इंटू मोलारिटी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन है, आई आप वन मानेंगे यहाँ पे, सिंपल आई जो है उसका वन हो गया। के एफ जो है, के एफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वही के एफ है, वो 3.6 हो गया। इनटू मोलालिटी आपको लिखना है गाइस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो हाइड्रोकार्बन है, तो उसका मोल्स क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है मैंने हाइड्रोकार्बन का mw मान लिया है, वो उसके मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो एसिटिक एसिड है, उसका जो वेट होगा किलोग्राम में वो कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 1000 होगा गाइस। तो आप यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट जो है निकाल सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस मिलेगा 78.26 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया हाइड्रोकार्बन का। चलिए देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको पता है कि जो कार्बन है उसका परसेंटेज उसमें दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन में 92.3। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन रिमेनिंग होगा विच इज 7.7%। सिंपल। चलिए, आप मान लीजिए आपको मोल्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 92.3 डिवाइड बाई 12 करते हो, राइट। और हाइड्रोजन में 7.7/1। ये जो क्वेश्चन है ये मोल कॉन्सेप्ट से आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हम यूज कर रहे हैं। तो ये इसको सॉल्व करोगे नियरली 7.7 आएगा, ये भी 7.7 है। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपलेस्ट रेशियो। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है गाइस वो क्या मिलेगा, 1:1। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मिला गाइस वो आपको मिलेगा C1H1 गाइस। इसका मतलब CH मिल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आपसे वही पूछा जाए कि एम्पेरिकल मास क्या होगा गाइस, तो एम्पेरिकल मास आप बता सकते हैं ये होगा 12 + 1 विच मीन्स 3 हो गया, सिंपल 13 हो गया। सिंपल, एम्पेरिकल मास 13 हो गया। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास तो 78.26 है, और जो एम्पेरिकल मास है वो 13 है। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जो एन होगा वो क्या होगा, 78.26 डिवाइडेड बाई 13। ये नियरली आएगा गाइस 6 के आसपास। इसका मतलब जो फाइनल फॉर्मूला है, जो हाइड्रोकार्बन है आपका, हाइड्रोकार्बन जो मिला आपको वो मिलेगा गाइस, वो मिलेगा C6H6। ये तो गाइस बेंजीन है, आप फैमिलियर हैं इसके साथ, राइट। ये क्या है, बेंजीन है। समझ में आता है? आई होप जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इनको पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।